जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो कि रिलायंस ग्रुप का एक बहुत बड़ा ब्रांड है, वो 265 रुपीज़ पर करीब 1.5 साल पहले लिस्ट हुआ था एक्सचेंजेस पर। पिछले 1.5 साल में अगर उसके शेयर प्राइस का फ्लो देखा जाए तो कभी ऊपर कभी नीचे, और करंटली ये जो स्टॉक है अपने लिस्टिंग प्राइस से भी कम प्राइस पर ट्रेड होता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में देखा जाए तो कुछ भी रिटर्न इस स्टॉक ने अब तक नहीं दिए हैं, लेकिन क्योंकि रिलायंस ग्रुप की कंपनी है तो काफ़ी हाइप इस स्टॉक की लंबे समय से मार्केट में बनी हुई है। और बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये कंपनी आखिर करती क्या है, इनके क्या प्रोडक्ट्स है, किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। करीब 1.5 साल से कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड है और फिलहाल कंपनी निफ्टी नेक्स्ट 50 का पार्ट भी है ऑलरेडी। लेकिन आज भी काफ़ी सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन मार्क है कि कंपनी करती क्या है, क्या इसकी शेयर प्राइस कभी बढ़ पाएगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में इस कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 17% से गिर चुकी है और पिछले 3 महीनों में इस कंपनी की शेयर प्राइस 26% से गिर चुकी है। तो आज का वीडियो बहुत ही इन डेप्थ होने वाला है, जिसमें हम ये भी बात करेंगे कि शेयर प्राइस क्यों गिर रही है। इसके साथ ही ये भी बात करेंगे कि एग्जैक्टली ये कंपनी करती क्या है, इनके क्या एग्जैक्ट प्लान्स है और आने वाले 3-4 साल में किस तरह का स्ट्रक्चर इनका होने वाला है। यानी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज रिलेटेड सारे आपके डाउट्स आज क्लियर होने वाले हैं। बहुत ही इन डेप्थ इन्फॉर्मेशन आज आपको मिलने वाली है। ये वीडियो पूरा देखने के बाद इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा। नमस्कार, मैं प्रसाद आपका आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूँ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक जरूरी सूचना देना चाहता हूँ। छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती यानी 19 फरवरी को हम फाउंडेशन कोर्स 2.0 लॉन्च कर रहे हैं, जो स्पेशली बिगिनर्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है। इसमें आप बड़े ही डिटेल में और सिंपल टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज में शेयर मार्केट को डिटेल में सीख पाओगे। ये एक पूरा प्रैक्टिकल कोर्स होगा और बहुत ही कम थ्योरी का यहाँ पर इस्तेमाल होगा। तो इस कोर्स में क्या क्या कवर होगा, आपको अपने पहले 10,000 रुपए कैसे इन्वेस्ट करने हैं ये बताया जाएगा। पेनी स्टॉक्स के बारे में एक डिटेल सेक्शन होगा कि यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर नहीं। एक विनिंग आईपीओ कैसे सिलेक्ट करें इसके बारे में एक पूरा सेक्शन होगा। 5 ऐसे टूल्स की हम बात करेंगे जो आपके घंटों का हार्डवर्क बचाएंगे और आपको एक स्मार्ट इन्वेस्टर बनाएंगे। साथ ही ऐसी 5 मिस्टेक्स के बारे में बात करेंगे जो हर बिगिनर करता है और अपने पैसे गवाता है, जो मैंने भी की थी, और इन मिस्टेक्स को कैसे अवॉइड किया जाए ये भी सिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर आपको बिहेवियरल एंड साइकोलॉजिकल फाइनेंस के बारे में सीखने मिलेगा, जिसकी मदद से आप एक बेटर इन्वेस्टर बनेंगे। और इसके साथ ही आप बॉटम अप और टॉप डाउन स्ट्रैटेजी के बारे में भी सीख जाओगे। तो इस फाउंडेशन 2.0 की जो रियल कीमत है वो है 6,999 रुपीज, लेकिन अगर आप आज इसे प्री बुक करते हो तो आपको ये मिलेगा मात्र 2,919 रुपीज में। और अगर आप बेसिक के साथ साथ एडवांस स्टॉक मार्केट का नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप हमारा बेसिक टू एडवांस कॉम्बो ले सकते हैं। इस कॉम्बो में आपको फाउंडेशन 2.0 के साथ साथ फंडामेंटल 2.0 भी मिलेगा। वैसे इस कॉम्बो को ऑफ सेशन प्राइस है 12,999 रुपीज, लेकिन अगर आप आज इसे प्री बुक करते हैं तो आपको ये मिलेगा मात्र 5,997 रुपीज में। फाउंडेशन 2.0 और कॉम्बो की ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो देर मत करिए और ऑफर को मिस मत होने दीजिए और अपने आप को एक आत्मनिर्भर इन्वेस्टर बनाइए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज के सब्सटेंशियल शेयर्स हैं। उसके कैलकुलेशन, उसका वैल्यूएशन एंड में बात करेंगे। फिलहाल बात करते हैं मुद्दे की, यानी कि धंधे की। तो देखा जाए तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के कई सारे प्रोडक्ट्स हैं, उसके लिए उन्होंने अलग अलग सब्सिडरीज बनाई हैं। जैसे कि जियो फाइनेंस लिमिटेड लोन देने के लिए, तो लोन में भी इनका काफ़ी अच्छा काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है, आता हो उस पर। उसके बाद जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जियो पेमेंट्स बैंक लिमिटेड, इसके लिए उन्होंने एसबीआई के साथ टाइप किया है। जियो पेमेंट सोल्यूशन लिमिटेड, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस उन्हें ऑलरेडी मिल चुका है और ऑलरेडी वहाँ पर कुछ मर्चेंट्स के साथ उन्होंने काम करना शुरू किया है। जियो लीजिंग सर्विसेज लिमिटेड, तो इनकी पहली सब्सिडरी है जियो फाइनेंस लिमिटेड। अब ये जो सब्सिडरी इसका काम क्या है, तो लोन देना। अब लोन सही में ये दे रहे हैं क्योंकि अगर मैं इनका ऐप डाउनलोड करूँ, ये इनका ऐप है जिसे आप प्ले स्टोर पर जाकर या फिर ऐप स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हो। और जब मैंने इसको एंड्रॉयड वर्जन को चेक किया तो काफ़ी कुछ दिक्कतें मुझे उसमें हुई। सबसे पहले यहाँ पर मुझे कई सारे अलग अलग फीचर्स इनके मिले, जैसे कि यूपीआई पेमेंट ये कर रहे हैं, पेमेंट बैंक ऑप्शन दे रहे हैं, म्यूचुअल फंड का ऑप्शन दे रहे हैं, लोन्स, इंश्योरेंस, ढेरों सारी सर्विसेज इन्होंने लॉन्च करके रखी है। लेकिन इस ऐप में जब मैं लॉगिन करने गया, साइन अप करने गया, तो नहीं हो रहा था और फिर उन्होंने 24 आवर्स के लिए ब्लॉक किया। फिर मैंने थोड़े रिव्यूज़ पढ़े तो रिव्यूज़ भी काफ़ी शॉकिंग थे। बहुत सारे लोग ऐप से नाराज़ है क्योंकि ये ऐप वाकई में काफ़ी बगी है। बहुत सारे बग्स इस ऐप में है। इस ऐप को इन्होंने अभी पिछले साल मई महीने में लॉन्च किया है, लेकिन अभी 7-8 मंथ्स होने के बावजूद भी जिस क्वालिटी का ये ऐप होना चाहिए उस क्वालिटी का फिलहाल तो नहीं दिख रहा है। सेकंड चीज़ इस कंपनी ने जो अच्छी की है वो है कि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसे इन्होंने माई जियो ऐप पर इंटीग्रेट कर दिया है। यानी कि कोई जियो का रिचार्ज करने आएगा या कुछ भी होगा तो उन्हें वो प्रोडक्ट सर्विसेज दिख पाए और वहाँ से भी एक नया बिजनेस आ पाए। तो क्रॉस सेलिंग की सारी कोशिशें चल रही है, लेकिन इनका जो कोर ऐप है इसमें फिलहाल काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है। फिलहाल इनके ऐप पर 1 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड्स है और करीब 19,000 रिव्यूज़ लोगों ने दिए हैं। इस फाइनेंशियल ईयर का जो सेकंड क्वार्टर था, यानी कि जुलाई 2024 से लेकर सितंबर 2024, इस क्वार्टर में कंपनी का जो लोन बुक था वो करीब 1206 करोड़ का था, 1206 करोड़ का था। अगले क्वार्टर में यानी अक्टूबर टू दिसंबर 2024, इस क्वार्टर में ये जो लोन बुक है ये काफ़ी बड़ा है।
काफ़ी मतलब 3 गुना से ज़्यादा बढ़कर फिलहाल ये 4199 करोड़ तक पहुंच चुका है। कंपनीज के साइज़ के मुकाबले देखें तो नंबर अभी भी आपको बहुत छोटा लगेगा, क्योंकि इस कंपनी का मार्केट कैप अभी फिलहाल 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा का है। तो ऐसे में भी एक्सपेक्ट की बहुत बड़ी लोन बुक होनी चाहिए, लेकिन जो ग्रोथ है वो यहाँ पर अच्छी चल रही है। इनके पेमेंट बैंक्स का कस्टमर बेस देखें तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर वहाँ पर 25% की इंक्रीज हमें दिखाई दे रही है। और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो टोटल एक्टिव यूजर बेस है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर, वो फिलहाल 74 लाख का है, जो भी लगातार 20-25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। पर मुझे यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत भी लगती है, बता दो क्या दिक्कत है। तो जियो फाइनेंस के बाद कंपनी की जो अगली सब्सिडरी है वो है जियो इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड, जहाँ पर इंश्योरेंस के लाइसेंस लेकर इन्होंने लाइफ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस वगैरह लॉन्च किए हैं। उसके बाद जियो पेमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड नाम की एक और सब्सिडरी इनकी है, जहाँ पर इन्हें ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस भी मिल चुका है। वहाँ पर काफ़ी सारे मर्चेंट्स को इन्होंने ऑनबोर्ड भी किया है। उसके बाद एक और इनकी सब्सिडरी है जियो पेमेंट्स बैंक। तो पेमेंट बैंक पर भी इनका जो कस्टमर बेस है, जैसे मैंने कहा 25% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहा है। उसके बाद जियो लीजिंग सर्विसेज नाम की एक और सब्सिडरी है। इसको इन्होंने क्यों लिया, तो इसका कुछ अरेंजमेंट छोटा सा मैं आपको बता देता हूँ। अब जियो की बात करें तो ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर वो फोकस कर रहे हैं, वायर के जरिए और सीधा एयर फाइबर के जरिए भी। अब आप देखेंगे तो जियो ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, वाईफाई सर्विसेज, उसमें वायर वाला अलग है इनका और एक एयर फाइबर करके आता है। अब दोनों में राउटर्स की इन्हें ज़रूरत पड़ती है, तो इन्होंने ऐसा अरेंजमेंट किया है कि राउटर ये सीधे खरीदेंगे नहीं, अदरवाइज बहुत इनकी कॉस्ट चली जाएगी। ये राउटर्स लीज पर लेंगे। लीज पर किससे लेंगे, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज से, और जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उसे खरीदेगी उन राउटर्स को फ्रॉम रिलायंस रिटेल, यानी कि एक इंटीग्रेटेड इकोनॉमी रिलायंस ग्रुप के अंदर बनाने की इनकी पूरी कोशिश चल रही है। और लीजिंग की और भी चीज़ें, मतलब प्लेन लीजिंग और बाकी चीज़ों की लीजिंग में भी वो जाने की प्लानिंग कर रहे हैं। उसके बाद जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, ये और एक इनकी सब्सिडरी है। और जियो ब्लैकरॉक इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स की एक और सब्सिडरी है जिसका नाम है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज स्टॉक ब्रोकिंग सब्सिडरी, जिसके लिए इन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस ले लिया है और एसेट मैनेजमेंट यानी म्यूचुअल फंड के लिए इन प्रिंसिपल अप्रूवल इन्हें मिल चुका है। यानी आने वाले 2-3 महीनों में ये फाइनल लाइसेंस भी उन्हें मिल जाएगा और इनका बिजनेस शायद शुरू होगा। लेकिन प्रॉब्लम मुझे फिलहाल कंपनी की ये लग रही है कि कंपनी इज ट्राइंग टू डू अ लॉट एट ए टाइम, यानी कि इन्हें लोन्स भी देने हैं, इन्हें म्यूचुअल फंड में भी जाना है, इन्हें इंश्योरेंस में भी जाना है, इन्हें बैंकिंग में भी जाना है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट भी खोलने हैं, पेमेंट्स, ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर भी करना है, और फाइनेंस में जो कुछ रहेगा वो सब कुछ करने की फिलहाल कंपनी की मंशा है, कंपनी की प्लानिंग है। देखिए, फोकस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि एक आप शुरुआत करो किसी चीज़ की तो एक पर फोकस करके उससे बेटर करो, बाद में आप डाइवर्सिफाई कर ही सकते हो, जैसे कि कई सारी बड़ी बड़ी बैंक्स और बाकी लोगों ने किया है। हाँ, अनलेस एंड अनटिल आप इलॉन मस्क हो, तो मुझे लगता है कि आपको एक शुरुआत में तो एटलीस्ट 1-2 साल एक चीज़ पर फोकस करके उसे बढ़ाना चाहिए, बाद में चाहे तो आप एक्सपांड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर कंपनी इज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। अब हो ये रहा है कि इसीलिए जो एक पर्टिकुलर आउटपुट आना चाहिए वो फिलहाल आ नहीं रहा है। तो अभी भी कंपनी को एक्सचेंज पर आते हुए 1.5 साल हो चुका है, लेकिन अभी भी काफ़ी कुछ ज़्यादा चीज़ें आपको कंपनी के बारे में नहीं दिख रही है। और इसी का रिजल्ट है कि आप कंपनी का रेवेन्यू देखोगे पिछले 5-6 क्वार्टर से, तो वो वही के वही है, कंपनी का प्रॉफिट भी वही के वही है, क्योंकि किसी भी लेवल तक एक बड़ा गेम कंपनी अब तक नहीं खेल पाई है। ठीक है, थोड़ा बहुत इनकी ग्रोथ चल रही है हर एक चीज़ में 20-30% की, लेकिन कंपनी के साइज़ को देखते हुए उस ग्रोथ से काम नहीं चलेगा। आपको बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वहाँ पर होनी चाहिए और बड़े नंबर्स वहाँ से निकलने शुरू होने चाहिए, जो कि फिलहाल तो नहीं दिख रहे हैं। एक तरह से मैं कह सकता हूँ कि ये एक लॉन्ग टर्म गेम है। अब वैल्यूएशन पर मैं आता हूँ कि इस लेवल पर किस तरह का वैल्यूएशन है, क्यों शेयर प्राइस गिर रही है। तो मेन रीज़न ये है कि कुछ दिख नहीं रहा है लोगों को। क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोग इंतजार कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में शायद नंबर्स आएंगे, उस क्वार्टर में नंबर आएंगे, और नंबर वही के वही आ रहे हैं। हालांकि इंटरनली अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल सुनते हो तो ये सारे नंबर जो मैंने आपको बताए, मेनी ऑफ देम आर टेकन फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस कॉल्स। तो वो सुनने के बाद पता चलता है कि ओके देयर इज सम सॉर्ट ऑफ ग्रोथ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है कि उसका सीधा इम्पैक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर हो। छोटे छोटे नंबर्स हैं, बढ़ तेजी से रहे, लेकिन नंबर्स अभी भी छोटे हैं, क्योंकि कंपनी इज ट्राइंग टू डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। रिसेंटली कंपनी ने 120 करोड़ रुपए अपना जो म्यूचुअल फंड बिजनेस है उसके एक्सपांशन में लगा दिए हैं। हालांकि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को जब भी कोई पर्टिकुलर लाइसेंस मिल जाता है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के शेयर्स गिरने लगते हैं। जैसे जिस दिन इन्हें स्टॉक ब्रोकिंग का लाइसेंस मिला, बहुत सारे स्टॉक ब्रोकिंग स्टॉक्स 2 से 3% डाउन थे। तो लोगों को भी पता है कि जियो क्या कुछ कर सकते, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट है, बहुत बड़ा बिजनेस है, और किसी से भी टाई अप करके कुछ भी कर सकते, गेम बदल सकते हैं। तो दैट इज़ वाई 1.5 साल से लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, लेकिन अब नंबर्स नहीं दिख रहे हैं, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स उन्हें दिखाई दे रही है। और वैसे भी पिछले 2-3 महीनों में जो नहीं वो स्टॉक गिर रहा है, तो उस फ्लो में कुछ ज़्यादा ये स्टॉक गिर गया। लेकिन अगर हम वैल्यूएशन की बात करें तो किस तरह का वैल्यूएशन है, और यहाँ से आगे अगर हम 3 साल 5 साल की बात करें तो किस तरह का बिजनेस ये निकल कर आ सकता है,
अब उसके बारे में समझते हैं। देखिए, ज्यादातर लोगों ने जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में 2 रीजंस की वजह से इन्वेस्ट किया। पहले तो कंपनी के पास रिलायंस इंडस्ट्रीज का 6.1% स्टेक है, और ये 6.1% कोई छोटा मोटा स्टेक नहीं है। रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो फिलहाल मार्केट कैप है वो है 17.4 लाख करोड़। इंडिया की सबसे बड़ी लिस्टेड कंपनी करंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज है। उसका 6.1% निकल कर आता है 1.04 लाख करोड़, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी थोड़ा ज्यादा। और इसके अलावा कंपनी के पास कई सारी और भी इन्वेस्टमेंट्स हैं। ऐसे मिलकर कुल मिलाकर कंपनी की जो टोटल इन्वेस्टमेंट्स है वो है 1.37 लाख रुपीस की। और जो कंपनी है वो फिलहाल 1.55 लाख टू 1.6 लाख करोड़ के करीब ट्रेड कर रही है। सो फिलहाल अगर कंपनी को देखें तो एक ऑपरेशनल कंपनी के बजाय एक होल्डिंग कंपनी के अवतार में कंपनी ज्यादा दिख रही है, क्योंकि एक्चुअल बिजनेस अभी तक उतनी तेजी से शुरू नहीं हुआ है। तो जो शेयर्स हैं उन्हीं की वैल्यू पर कंपनी को काफी सारे लोग वैल्यू कर रहे हैं। तो अगर इन इन्वेस्टमेंट्स को डिस्काउंट वैल्यू पर लिया जाए तो करीब 30,000-40,000 करोड़ में फिलहाल ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये वैल्यूएशन बहुत सारे लोगों को अट्रैक्टिव इसलिए भी लग रहा है क्योंकि कंपनी का पोटेंशियल बहुत बड़ा है। सो एक बार ब्लैक रॉक वाली डील अच्छे से अगर वर्कआउट होती है, या फिर जो चारों पांचों बिजनेसेस हैं कोई एक दो भी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर लेते कंपनी के लिए, तो कंपनी का काम बन जाएगा। लेकिन करंटली प्रॉब्लम ये है, कंपनी की जो पेस है वो बहुत धीमी चल रही है, क्योंकि कंपनी ये जो फाइनेंस का बिजनेस है उतना ईजी नहीं है। यहाँ पर लाइसेंसेस में आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारा टाइम लग जाता है। हमने भी की है प्रोसेस, तो हमें पता है कि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट द लाइसेंसेस। आपको 50 बार फॉलोअप लेने पड़ते हैं। फिर 2 महीने बाद रेगुलेटर की तरफ से आता है कि ठीक है ये डॉक्यूमेंट दे दो, फिर आप सबमिट करेंगे, और फिर 3-4 महीने उसके में लग जाते हैं। तो एक लेंदी प्रोसेस है। तो कंपनी राइट नाउ इज इन द प्रोसेस कि म्यूचुअल फंड का लाइसेंस ले लो, स्टॉक ब्रोकिंग का ले लो, ये ले लो, वो ले लो, और इस बीच में काफ़ी सारा टाइम जा रहा है और बिजनेस में वो नंबर्स रिफ्लेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो इसीलिए बहुत सारे लोगों का पेशेंस छूट गया है, उन्होंने बेचना भी शुरू कर दिया है। तो मेरे हिसाब से जियो फाइनेंशियल सर्विसेज उन लोगों के लिए नहीं है जो 1 साल 2 साल के लिए स्टॉक में आए। ये स्टॉक उन लोगों के लिए है जो बहुत ही लंबे समय तक, मतलब एटलीस्ट 5 to 7 ईयर्स तक इस स्टॉक में बने रह सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो भी बिजनेस है, यानी ब्लैक रॉक के साथ इनकी जो पार्टनरशिप है और बाकी कई सारे बिजनेस है, इन्हें एक्चुअल में आने में, परफॉर्म करने में और नंबर्स रिफ्लेक्ट होने में मेरे हिसाब से और 3 साल लगेंगे ये नंबर्स रिफ्लेक्ट होने में, और उसके बाद फिर वैल्यू धीरे 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 रिफ्लेक्ट होगी। तो अभी तुरंत तो यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगले 1 साल में, 1.5 साल में बहुत सारा फंडामेंटल्स चेंजेस आने वाले हैं, तो ऑफकोर्स बिजनेस की शुरुआत हो गई है काफ़ी हद तक। जैसे मैंने आपको शुरुआत में नंबर्स बताए, तो ग्रोथ इज गुड बट नंबर्स आर नॉट दैट बिग। तो इसीलिए 2-3 साल तो अभी धंधा खड़ा होने में लगेंगे, और उसके बाद जो रियल वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट होने में लगेंगे। शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू इट डजंट मेक एनी सेंस, और यही रीज़न है कि धंधा नहीं है, नंबर्स वही के वही है। इसलिए 1.5 साल में शेयर प्राइस जहाँ से शुरू हुई वही आकर एंड अप हुई है, क्योंकि बिजनेस में ही कुछ नहीं हुआ है। तो अल्टीमेटली लॉन्ग टर्म में क्या है कि जैसे बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि इन द लॉन्ग रन इट इज़ लाइक अ मार्केट इज लाइक अ वेइंग मशीन। जो वेट है वो दिखेगा, तो वेट वही के वही अभी, तो इसीलिए शेयर प्राइस वही आकर खड़ी हो गई। तो ये कुछ कहानी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। और जो भी इन्वेस्टर है उनसे मेरी एक सलाह है कि आप कंपनी की कॉन्फ्रेंस कॉल्स को सुनिए हर क्वार्टर में। वहाँ पर कुछ नंबर्स आपको पता चलते हैं कि लोन बुक कितने से बढ़ी है, जो भी स्टॉक ब्रोकिंग म्यूचुअल फंड बिजनेस अभी शुरू करेंगे तो उसमें कितना एसेट अंडर मैनेजमेंट आ गया है, कितने करंट अकाउंट, सेमी अकाउंट ये लोग खुल रहे हैं, पेमेंट्स एग्रीगेटर बिजनेस में क्या हो रहा है। तो वहाँ पर हर एक जगह पर आपको देखना पड़ेगा कि कौन से सेक्टर्स है, कौन से एरियाज है जो अच्छे चल रहे हैं। क्योंकि लोन वाला अगर एरिया देखे, जो मुझे जियो के बारे में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है वो ये है कि 1-1.5 साल में सारे लाइसेंस और सारी चीज़ें एक बार आ गई, तो उसके बाद इनके पास क्रॉस सेलिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं लीजिंग का बताया कि ग्रुप में इंटीग्रेटेड चीज़ें करेंगे, उससे जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को फायदा होगा। माई जियो में इन्होंने चीज़ों को इंटीग्रेट किया है, वहाँ से फुकट में फ्री में इनको बिजनेस मिलेगा, थोड़ा बहुत कमीशन देना पड़ेगा इनको माई जियो को, बट अगेन दे हैव अ लॉट ऑफ वेज, बहुत सारे वर्टिकल्स इनके हैं जहाँ से क्रॉस सेलिंग से अच्छा खासा पैसा बना सकते हैं, और अपने लिए एक ब्रांड नेम ऑलरेडी ये बना चुके हैं। जियो जैसा ब्रांड है, ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूशन इनके पास है, डेटा इनके पास है। मिस्टर अंबानी कहते हैं कि डेटा इज़ अ न्यू ऑयल, और शायद उसीलिए उन्होंने पहले सिम कार्ड का बिजनेस शुरू किया कि पहले डेटा कलेक्ट कर लेते, उसके बाद ऑन द टॉप ऑफ दैट विल बिल्ड डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस। तो इसीलिए फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा, मतलब आज भी अगर देखेंगे तो सेंसेक्स निफ्टी में सबसे बड़ा वेटेज अगर किसी चीज़ को है तो वो BFSI को है। तो फाइनेंशियल सर्विसेज एक बहुत बड़ा सेक्टर है। तो ये कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है, इसमें से एक भी वर्टिकल अगर चल गया तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का काम हो जाएगा। ज़रूरी नहीं कि सारी की सारी सब्सिडीज और सारी कंपनीज अच्छे से चले, एक भी चल गई तो कंपनी का काम हो जाएगा। लोन बुक में इन्होंने ऑलरेडी अच्छा काम करना शुरू किया है, सो लेट्स सी कब तक ये नंबर्स रिफ्लेक्ट होते हैं। बट अगेन टू टेल यू, दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म स्टोरी, लॉन्ग टर्म जर्नी, ये शॉर्ट टर्म का नहीं है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर चीज़ों को ट्रैक करें और देखें कि कंपनी कहाँ कैसा कर रही है। तो पिछले 2-3 क्वार्टर से धीरे धीरे नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ आना बाकी है। और साथ ही ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका यूज़र एक्सपीरियंस कितना अच्छा है। जैसे कि अगर हम ऐप्स की रेटिंग देखें, बाकी चीज़ें देखें, तो बहुत सारे बग्स उसमें हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि अगर हम ब्रोकिंग इंडस्ट्री में देखें तो नंबर ऑफ प्लेयर इज ग्रो। तो ग्रो का जो नंबर 1 बनने का एक क्रेडिट जाता है तो उनके UI UX डिपार्टमेंट को जाता है,
कि जिस तरह से उन्होंने चीज़ों को बहुत सिंप्लीफाई करके ईजी दिखाया, बनाया, तो उससे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला। और बाकी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी से बहुत बाद में आकर भी उन्होंने काफ़ी अच्छा किया। मतलब वो एक अनदर केस स्टडी है, उस पर भी अगर आप चाहे वीडियो बनाना है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, विल ट्राई टू मेक अनदर केस स्टडी ऑन दैट। उनकी आईपीओ की भी अभी बातें चल रही है, $1 बिलियन आईपीओ और समथिंग लाइक दैट, तो उस पर भी आप चाहो तो बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है, यूआई यूएक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ यंग ब्लड और बाकी एक्सपीरियंस लोगों को कंपनी को जल्द से जल्द हायर करना पड़ेगा और इन चीज़ों को वर्कआउट करना पड़ेगा। सो देखते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर जैसे भी चीज़ें यहाँ पर होती है मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और क्वालिटी रिसर्च और क्वालिटी चीज़ें लगातार आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब क्वालिटी की बात आ गई तो एक चीज़ आपको बता दूँ कि अगर स्टॉक मार्केट में भी आपको बहुत सक्सेसफुल बनना है तो आपके पास भी क्वालिटी नॉलेज होना चाहिए, और उसी के लिए हमने लाया है हमारा फाउंडेशन 2.0 प्लस फंडामेंटल 2.0 का कॉम्बो, जो आपको स्टॉक मार्केट के एकदम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक सारी चीज़ें समझा देगा एकदम क्वालिटी तरीके से, ताकि आप एक क्वालिटी इन्वेस्टर बन पाओ और सारी चीज़ें खुद से कर पाओ। किसी को डिपेंड रहने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। विद लाइफ टाइम एक्सेस ऑफर लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़रूर इस ऑफर का फ़ायदा लें ज़्यादा से ज़्यादा और एक क्वालिटी इन्वेस्टर बने। सो फिलहाल हम यहीं पर रुकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलते हैं अगले वीडियो में।